नमस्कार दोस्तों। टेस्ट सीरीज के इस श्रृंखला में ये संस्कृति आईएएस का टेस्ट नंबर 2 है। इसमें हम दूसरे टेस्ट को सॉल्व करेंगे। पहला टेस्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है 3 भागों में, मगर कोशिश करेंगे कि इस वाले को एक ही भाग में बनाएं, एक ही वीडियो में सारा ख़त्म कर दें। थोड़ा एक्सप्लेन जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पे करेंगे, सभी क्वेश्चन को नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 4000 पावन रचनाओं का संग्रह ग्रंथ नलयियार दिव्य प्रबंधम निम्नलिखित में से किन भक्ति संतों से संबंधित है। नलयिरा दिव्य प्रबंधन ये तमिल कवियों द्वारा ये संकलित ग्रंथ है जो अलवार संतों द्वारा बनाया गया है। अलवार संतों ने इसकी रचना की है, तो इसका ए होगा अलवार संत। ये 4000 तमिल छंद का संग्रह है। ये वैष्णव अलवार जो होते हैं विष्णु के उपासक होते हैं। 10वीं सदी के आसपास ये संकलित किया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विजयनगर साम्राज्य में सिंचाई की सुविधा के उद्देश्य से तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था। तो कौन बनाया था बताइए। तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था देवराय प्रथम ने, तो इसका भी ए होगा। देवराय प्रथम ने 1406 से 1422 में संगम राजवंश का शासक था, उसने बनवाया था तुंगभद्रा नदी पे सिंचाई के लिए बांध बनवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल चित्रकला की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो मुगल चित्रकला की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनमें से कौन सा नहीं है। तो चित्रकारी में नए विषयों का समावेश किया गया। दूसरा है, नए प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया। तीसरा है, चित्रों का स्वरूप फारसी शैली पर आधारित था। धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन किया गया। तो कौन सा विशेषता नहीं है इसमें? तो इसको कॉमन सेंस से लगाया जा सकता है, डी वाला, क्योंकि इनमें मूर्ति जो मुगल थे वो मुस्लिम धर्म वाले थे, तो उनमें मूर्ति पूजा होता ही नहीं था, तो कुछ आकृतियों का कोई चित्रांकन नहीं होता था, तो इसका डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर कालीन निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब क्रोनोलॉजी में सेट करना है इसको। तो जजिया कर की समाप्ति पहले किया था, या फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था, तौहीदे इलाही की घोषणा की थी, असीरगढ़ की विजय किया था। तो कौन सा सबसे पहले था बताइए। अकबर के बारे में सभी लोग पढ़े होंगे, बताइए कौन सा है। तो उसने सबसे पहले जजिया कर को ख़त्म किया था 1575 ईस्वी के आसपास। 1564 ईस्वी में जजिया कर को ख़त्म किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 के आसपास बनवाया था, और तौहीदे इलाही की घोषणा की थी। एक धर्म की तरह इसको किसी लेखक द्वारा एक धर्म की तरह इसको देखा गया है, तौहीदे इलाही। तो इसको बनाया था लगभग 1582 के आसपास। और असीरगढ़ का किला जो विजय किया था 1601 में किया था। तो ये क्रोनोलॉजी में है ही ये, तो इसका आंसर ए होगा 1 2 3 4। तो याद रखेंगे कि पहला है जजिया कर की समाप्ति 1564, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571, तौहीदे इलाही की घोषणा किया था 1582 में, और 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का विजय किया था। तो ए वाला सही है। चलते अगले क्वेश्चन पे। बंगाल के निम्नलिखित में से किस शासक ने रामायण का बांग्ला में अनुवाद कराया था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये था नुसरत शाह। तो 5वें का सी सही है, सी नुसरत शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नुसरत शाह ने रामायण का बांग्ला में अनुवाद करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूफी ग्रंथ मुक्तुबात निम्नलिखित में से किसका संग्रह है। मुक्तुबात किसका संग्रह है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, तो बताइए कौन सा है।
किससे संबंधित है? तो छठवें का कौन सा सही है बताइए? सूफी संतों के व्याख्यान, सूफी संतों द्वारा अपने सहयोगियों एवं अनुयायियों को लिखे गए पत्र, सूफी संतों की जीवनी, सूफी संतों द्वारा रचित काव्य। तो ये बी था, इसका आंसर बी होगा छठवें का। सूफी संतों द्वारा अपने सहयोगियों एवं अनुयायियों को लिखे गए पत्र। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सातवां क्वेश्चन क्या है? अष्टनायिका निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली की विशेषता है? बताइए कौन सी शैली? दक्कनी चित्रकला शैली है कि राजस्थानी चित्रकला शैली है, मुगलिया चित्रकला शैली या पहाड़ी चित्रकला शैली है? अष्टनायिका ये पहाड़िया चित्रकला शैली का उदाहरण है, तो इसका डी आंसर सही होगा, सातवें का डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हलेबीड में स्थित होयसल मंदिर की विशेषताएं हैं? कौन सा सही है इसमें बताना है हमको आठवें में। तो द्रविड़ शैली में निर्मित है, पहला है भगवान शिव को समर्पित है, तीसरा है होयसल राजवंश का संरक्षण प्राप्त था। तो बताइए कौन सा सही है इसमें? तो इसका पहला जो ऑप्शन है द्रविड़ शैली में निर्मित है, ये गलत है, ये द्रविड़ शैली में निर्मित नहीं है। और दूसरा ये भगवान शिव को समर्पित है, सही है। होयसल राजवंश का संरक्षण प्राप्त था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर सी होगा, यह बेसर शैली में निर्मित है। ये द्रविड़ ना होकर बेसर होगा, बेसर शैली में निर्मित है, बेसर शैली में निर्मित है ये। और इसकी स्थापना 1150 ईस्वी में होयसल नरेश विष्णुवर्धन द्वारा कराया गया था। यह मंदिर नटराज के रूप में भगवान शिव को भी समर्पित है। इसमें नटराज शिव की प्रतिमा लगी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सूफी संत को यौगिक प्राणायाम में पारंगत होने के कारण सिद्ध पुरुष कहकर संबोधित किया गया था? कौन था वो? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया या शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी नहीं है, देहलवी है। तो कौन सा है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, ये पारंगत थे ये प्राणायाम में। तो बी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मंदिर और राजवंश को मिलाना है, तो मोढेरा सूर्य मंदिर सोलंकी वंश, महाबलीपुरम पल्लव वंश, खजुराहो चंदेल वंश, विरूपाक्ष मंदिर जो है चोल द्वारा। तो बताइए इसमें कौन सही सुमेलित? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी वंश, ये सही है। महाबलीपुरम पल्लव द्वारा, ये भी ठीक है। खजुराहो चंदेलो द्वारा, ये भी ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर चोल नहीं है, ये चोल नहीं, पल्लव भी नहीं है, ये चालुक्य का मंदिर है, चालुक्यों का मंदिर है ये। विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य का मंदिर है। तो विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में उनकी पटरानी लोका देवी द्वारा इसको बनवाया गया था। तो इसका आंसर होगा सी। 1, 2, 3 सही सुमेलित है, चौथा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे होगा चालुक्य मंदिर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वें पे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा राजस्व की वसूली के लिए करोणी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो वो कौन था? तो इसको सभी लोग जानते हैं, अकबर था, तो ये इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी? प्रशासनिक भाषा पूछ रहा है, कौन सी थी बहमनी साम्राज्य की? तो बताइए कौन सी थी? तो बहमनी साम्राज्य की जो भाषा थी वो मराठी थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मराठी थी, तो ए सही है इसका। कोई इसको समझ नहीं पाएगा, मराठी थी, ध्यान रखिएगा इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बीजापुर के निम्नलिखित में से किस शासक को गरीबों की भलाई करने के कारण अबला बाबा की उपाधि दी गई थी? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये ऐसे क्वेश्चन को आयोग पूछता है जो कहीं भी नहीं पूछा गया हो जल्दी, और उटपटांग टाइप का पूछता है, तो ये अबला बाबा के बारे में पूछ सकता है वो। तो बताइए कौन सा है?
तो अली आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, मोहम्मद आदिल शाह, तो कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा। बारहमासा निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का मुख्य विषय है? तो बारहमासा किस चित्रकला का मुख्य विषय है? तो कोटी चित्रकला, बीकानेरी चित्रकला, जोधपुरी चित्रकला, बूंदी चित्रकला। तो ये राजपूतों से संबंधित थी। बताइए कौन सी है? तो बूंदी चित्रकला है, डी इसका आंसर है। तो बारहमासा बूंदी चित्रकला से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अकबर द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों में शामिल थे? सती प्रथा पर प्रतिबंध, विधवा विवाह का समर्थन, विवाह योग्य आयु में वृद्धि और शराब की बिक्री पर अंकुश। पूर्णतः बैन नहीं लगा था, अंकुश लगाया था। तो कौन सा है? तो ये इसमें चारों है। इसका आंसर डी है, 1 2 3 4। तो चारों सामाजिक सुधारों में अकबर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो उत्तर भारतीय में नागर शैली है। तो नागर शैली की विशेषता पूछ रहा है ये कि इसमें से कौन सी नहीं है? तो मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर द्वारपालों की प्रतिमा होती है। संपूर्ण मंदिर एक विशाल वेदी पर निर्मित होता है। मंदिर का गर्भगृह सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता है। मंदिर के मंडपों में फमसाना डिजाइन होती है। तो सबसे पहली बात है कि इनके द्वार पे द्वारपालों की प्रतिमा नहीं होती, तो ए ही इसका गलत है, यही सही नहीं है। बाकी तीनों सही है, तो इसका आंसर ए होगा, 16वें का ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजवंश और संस्थापक, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो 17वें का देखिए कौन सा है, कौन कौन मैच कर रहा है? तो राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष, थोड़ा भी आपने इतिहास पढ़ा होगा तो इस राष्ट्रकूट के बारे में जानते होंगे कि इसका जो संस्थापक है दंती दुर्ग था। तो ये पहला ही गलत हो गया। जब पहला गलत हो गया तो पहला खत्म, ये डी वाला खत्म। तो बचा 3 4 2 3 4, मतलब बी और सी बचा। 3 4 इसमें कॉमन है दोनों में, दोनों ऑप्शन में। तब 2 को बस चेक करना है कि 2 प्रतिहार का वासुदेव, तो ये भी गलत है। प्रतिहार वंश का माना जाता है हरिश्चंद्र को, इसके संस्थापक को हरिश्चंद्र को माना जाता है प्रतिहार वंश को, तो इसलिए वासुदेव नहीं होगा इसका। तो इसका इसमें बी होगा, तो बी सही है। केवल 3 और 4 सही से मिले थे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और गढ़वाल वंश का संस्थापक जो था वह चंद्रदेव था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए अलाउद्दीन, देखिए अकबर के बारे में पूछा, अलाउद्दीन के बारे में भी पूछ रहा है, उसके विजय अभियानों के बारे में पूछ रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित अभियानों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। तो ये बताना है कि सबसे पहले किसकी विजय किया था? रणथंभौर की विजय किया था, देवगिरी किया था, गुजरात की किया था, चित्तौड़ की किया था। किसका विजय सबसे पहले किया था? तो याद रखिएगा सबसे पहले उसने गुजरात विजय की थी। तो याद रखिएगा सबसे पहले गुजरात विजय किया था। इसका सन है लगभग, इसका सन कब है याद करिए, 1299 ईस्वी के आसपास, 1299। फिर उसके बाद में गुजरात के बाद कौन सा विजय किया था वो? गुजरात के बाद वो रणथंभौर का विजय किया था। रणथंभौर का विजय किया था। तो इसका सन था 1301 ईस्वी में, 2 साल बाद ही। फिर से उसने चित्तौड़ को जीता था 1303 में, चित्तौड़ का विजय किया था। फिर उसके बाद में 1308 में उसने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी को जीता था। यादव वंश का देवगिरी था। तो इसका बी आंसर सही होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा 3
2, 1, 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखिएगा, इसका क्रोनोलॉजी पूछता है तो ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बकाया करों की वसूली के उद्देश्य से दीवाने मुख्तराज नाम का विभाग का गठन किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? सिक्कों पर कलमा का लेखन का निषेध करवा दिया, नवरोज का निषेध किया, सभी सूबों में मुहतसिबों की नियुक्ति की, और अगला क्वेश्चन है दरबार में संगीत का प्रतिबंध कर दिया। तो ये चारों काम उसने किया था। इसका डी आंसर सही होगा। याद रखिएगा औरंगजेब के बारे में, उसने सिक्कों पर कलमा का लेखन जो था उसका निषेध कर दिया, नवरोज का निषेध कर दिया, सभी सूबों में मुहतसिबों की नियुक्ति की, दरबार में संगीत का प्रतिबंध कर दिया। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका डी सही है। निम्नलिखित 21वां का, निम्नलिखित में से किस तमिल ग्रंथ में कोवलन, कन्नगी तथा माधवी की कथा का उल्लेख है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, शिल्पाधिकारम है। इसका आंसर सी होगा। शिल्पाधिकारम में कोवलन, कन्नगी तथा माधवी की कथा का उल्लेख किया है। इसके रचनाकार थे इलांगो अदिगल। शिल्पाधिकारम को लिखा है इलांगो अदिगल। इलांगो अदिगल इलांगो अदिगल ने इसकी रचना की है। इंपॉर्टेंट है, इसको मिलान करवा देगा कभी, याद रखिएगा। समय नहीं है ना, तो फिर कहानी बताते हैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। अब 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो कर संग्रह का कार्य संग्रहित नामक अधिकारी करता था, तो ये तो सही है। आकस्मिक हमलों हेतु राजा अस्थायी सेना रखता था। स्थानीय विवाद का निपटारा राजा द्वारा किया जाता था। बताइए कौन सा सही है? तो इसका पहला सही है। कर संग्रह स्टार्ट हो गया था उत्तर वैदिक काल में, तो इसका पहला ठीक है, ये सही है। अकस्मातिक हमलों हेतु राजा अस्थायी सेना रखता था, तो अस्थायी सेना नहीं रखता था, तो दूसरा गलत है क्या? स्थानीय विवाद का निपटारा राजा द्वारा किया जाता था, राजा द्वारा नहीं किया जाता था। ये जो ग्राम अधिकारी होते थे, नहीं अधिकारी नहीं, ग्राम सभाएं होती थी, तो ग्राम सभा गांव स्तर पे ही ग्राम सभाएं समस्या का जो समाधान कर देती थी। तो 2, 3 इसका गलत है, तो इसका आंसर सी होगा। सी सही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों में अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर कहा गया है, तो इसको बताना है क्या सही है। तो सारनाथ जैन मुनियों के लिए पूजनीय स्थल है। जैन दूसरा है, जो कारण दिया है जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर का जन्म सारनाथ में हुआ था। तो कथन एक सही है, कथन 2 उसकी व्याख्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। आप सोच रहे होंगे कि सारनाथ तो बौद्ध धर्म के लिए प्रचलित है, तो ये बात सही है। यहाँ चौखंडी का स्तूप है और भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश अपना यहीं दिया था, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। मगर जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म बनारस में हुआ था, सारनाथ में, इस वजह से उनके लिए पूजनीय है। और यहाँ पे श्रेयांसनाथ महादेव का मंदिर भी है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया है? तो सीक्रेट्स बुक ऑफ द ईस्ट, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। तो क्या है? तो इसका आंसर बी है। बी, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज, ये मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है। चलते, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस 24वें क्वेश्चन में एक और बात याद रखिएगा कि इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो विलियम्स जोन्स द्वारा किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके जो ट्रांसलेटर थे कौन थे? तो इनके थे विलियम जोन्स द्वारा किया गया था।
डेट अगर पूछता है तो 1776 ईस्वी में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दर्शन और उसके प्रणवता के बारे में बताना है, मैच कराना है कि कौन सा सुमेलित है। तो न्याय का कपिल, सांख्य का गौतम, मीमांसा का जैमिनी, वैशेषिक का कणाद। तो बताइए कौन सा सुमेलित है इसमें। तो न्याय का गौतम है, सभी जानते हैं, तो इसका पहले का न्याय का गौतम हो गया, तो ए का दूसरा हो गया। सांख्य का, अगर सांख्य नहीं आता तो वैशेषिक का होता है कणाद, तो डी का चौथा हो गया, सी का होगा। मीमांसा का होता है जैमिनी, सी का तीसरा हो गया। और बी का हो जाएगा पहला। सांख्य का कपिल मुनि है, सॉरी सांख्य कपिल मुनि है इनका, सांख्य का। तो 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 है बी वाला, तो आंसर बी होगा इसका। चलिए, अच्छा क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन मिलान कराता है। तो चलते हैं आगे 26वां क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुप्त काल से संबंधित है। तो गुप्त काल की विशेषता को हमको बताना है। तो भूमि संबंधित करों की संख्या में वृद्धि हुई, पहला। दूसरा है दीवानी और फौजदारी कानून भली भांति परिभाषित एवं पृथक्कृत थे, अधिकारी वर्ग की संख्या में वृद्धि हुई। और चौथा है नगर प्रशासन में व्यवसायिक संगठनों की भागीदारी बढ़ी थी। तो इसका पहला सही है कि यहाँ पे भूमि करों में वृद्धि हुई थी, पहला ठीक है। दीवानी और फौजदारी के कानून को भली भांति परिभाषित और अलग अलग बनाया गया। अधिकारी वर्ग की संख्या में वृद्धि हुई, तो अधिकारी वर्ग की संख्या में वृद्धि नहीं हुई थी। नगर प्रशासन में व्यवसायिक संगठनों की भागीदारी बढ़ गई, तो ये ठीक है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा व्यवसाय बढ़े थे, क्योंकि निर्यात बहुत ज़्यादा होता था बाहर। तो सी सही है इसका, 1 2 4 इसका आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। तो त्रिरत्न याद होना चाहिए जैन का, बताइए कौन सा है। तो सम्यक दर्शन इसका है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक संकल्प नहीं है, सम्यक आचरण है। तो त्रिरत्न में ये 3 हैं, सम्यक दर्शन में सी शामिल नहीं है, सम्यक संकल्प नहीं है। त्रिपिटक के संदर्भ में निम्नलिखित भी विचार कीजिए, या कौन सा सही है बताना है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो क्या है, पहला विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। तो विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है, ये गलत है। तो पहला जब गलत हो गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विषयों का शामिल किया गया है। सूत्र पिटक में बौद्ध भिक्षुओं और श्रावकों के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, तो गलत है ये तीसरा भी। तो केवल 2 बी सही है इसका, तो बी आंसर सही होगा। तो विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षुओं और श्रावकों के लिए नियम बताए गए हैं, विनय पिटक में नियम बताए गए हैं। अभिधम्म पिटक में क्या है, तो दार्शनिक विषयों को शामिल किया गया अभिधम्म पिटक में। सबसे लास्ट में अभिधम्म पिटक को रचना की गई थी। सूत्र पिटक में क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है, तो तीसरा और पहला अदला बदली हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीरिया के शासक अंतियोकस का राजदूत था जिसने मौर्य काल में भारत की यात्रा की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसको। डायमेकस था क्वेश्चन, आंसर ये है 29वें का, डायमेकस था। डायमेकस ने यात्रा की थी। सीरिया के शासक अंतियोकस का राजदूत था जो मौर्य काल में भारत की यात्रा की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापीकोंड की उपाधि धारण की थी। बताइए। नरसिंह वर्धन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, राज प्रथम। किसने वातापीकोंड की उपाधि धारण की थी। तो सी है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो नरसिंह वर्मन प्रथम था इसका आंसर। तो क्या हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय ने जब दूसरी बार उस पर आक्रमण किया था पल्लवों पे,
तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वारा पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया गया, और वातापी के जो चालुक्य थे, पुलकेशिन द्वितीय का जो साम्राज्य था वातापी का चालुक्य था, तो वातापी को नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा के कब्जा कर लिया वातापी पे, तभी उसने उपाधि धारण की वातापी कोंडा की। तो सी सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्राचीन स्थल और उसकी विशेषता बताना है, 31वें नंबर का क्वेश्चन। तो प्राचीन स्थल बागौर, गुंगेरिया, मेहरगढ़, गिलुंद। बताना है कि इनकी विशेषता क्या क्या है। तो विशेषता बताइए। मेहरगढ़ में सभी जानते हैं कृषि का प्रथम साक्ष्य मिला था, तो सी का पहला हो जाएगा। तो सी का पहला है, उसी ऑप्शन को देखते हैं। तो सी और डी में है सी का पहला। अब गुलुंद है या बागौर में, अब इसको मिलाइए और नेक्स्ट कैसे मिलाएंगे। तो पहला देखते हैं, एक मिनट। तो मेहरगढ़ जो हो गया वो कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था, तो सी का हो गया पहला। ए का देख लेते हैं। बागौर में सबसे पहले पशुपालन का प्राचीन साक्ष्य मिला है, तो इसका 4 होगा, क्योंकि जो बागौर था जब पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में जब संक्रमण का समय था, तब बागौर में पशुपालन का साक्ष्य मिला, तब का साक्ष्य मिला है। बी का देख लेते हैं। गुंगोरिया में सबसे बड़ी ताम्र निधि प्राप्त हुई है, तो बी का दूसरा हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे बड़ी ताम्र की निधि प्राप्त हुई है, वहाँ पे तांबे का काम होता था। और अगला है गिलुंद में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, तो डी का हो गया तीसरा। तो 4 2 1 3 4 2 1 3 सी इसका आंसर सही होगा। तो 31वें का सी होगा। अगले क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा इसको, बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 32वें नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में ब्राजपति शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त होता था। तो ब्राजपति के बारे में बताइए। तो 32वें का जो होता है, ग्राम का प्रधान, कबीले का प्रधान, चारागाह का प्रधान और सेना का प्रधान। तो ये चारागाह का प्रधान होता था, सी आंसर सही है इसका, चारागाह का प्रधान होता था। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। तो देखिए, हमने जब उसकी बुकों और लेखकों का जो एक अपना वीडियो अपलोड किया था, पढ़ाया था, तभी हमने कहा था कि पूछता है हर्षवर्धन की रचनाओं को, तो याद रखिएगा। तो कौन सा है बताइए। तो हमने बताया था आपको कि रत्नावली और प्रियदर्शिका और एक नागानंद, 3 रचना हर्षवर्धन ने की थी, जिसको बार बार पूछता है। तो इसमें नागानंद नहीं है, रत्नावली और प्रियदर्शिका दिया हुआ है। 2 और 4 सही है, इसका 2 और 4 सही है, बी सही है इसका आंसर। और कृतार्जुनियम का रचनाकार बाणभट्ट है, भरवी हैं, भरवी इसके रचनाकार हैं, भरवी। और कादम्बरी की बाणभट्ट हैं। तो ये भी बाणभट्ट की जो कादम्बरी रचना है, ये भी हर्षवर्धन से ही संबंधित है। तो चलिए, ये चारों इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, तो इसको प्लीज़ याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मध्य एशियाई राजवंशों को भारत पर आक्रमण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, ये भी क्रोनोलॉजी पूछता है, तो उसको बताइए। सबसे पहले हिंदी यमन आए थे, याद रखिएगा, 2। उसके बाद में आए थे शक आए थे। फिर उसके बाद आए थे पहलव। लास्ट में कुषाण आया था, वो कुछ नहीं याद है तब आपको, लास्ट में कुषाण तो आपको याद ही होगा। उसके बाद गुप्त शासन आ गया था। कुषाण का कनिष्क जो था सबसे इम्पोर्टेंट शासक था, तो इसका बी सही होगा, बी आंसर सही होगा 34वें का। तो कोई एक याद हो तो उसको सबसे लास्ट में, जो आपको अंदाज़ा लगभग लगा लीजिए मन में, आप तो इतना पढ़े होंगे कि थोड़ा मोड़ा अंदाजा होगा सबसे लास्ट में कौन आया था, सबसे पहले कौन आया था, उस हिसाब से क्रोनोलॉजी को मैनेज किया जाता है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
35वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन ग्रंथ मिलिंद पन्हों की विषय में है, विषय वस्तु कौन सी मिलिंद पन्हों की। तो इसको भी तीसरी बार बताने जा रहा हूँ कि मिलिंद पन्हों यूनानी शासक मिलिंद की प्रशासनिक व्यवस्था है, तो ये गलत है। मिलिंद पन्हों की अन्य प्रदेशों पर विजय की, नहीं, ये भी गलत है। मिलिंद का भव्य राजनीतिक समारोह, ये भी गलत है। मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में प्रश्नोत्तरी है, तो डी सही है इसका आंसर। नागसेन और मिलिंद के बीच में, नागसेन जो है बौद्ध भिक्षु थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से विशाल स्नानागार मिला है, तो बताइए इसको। स्नानागार के बारे में पूछ रहा है ये, अन्नागार के बारे में नहीं पूछ रहा है, अनाज रखने वाला। बताइए कहाँ से मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला है, याद रखिएगा। आसान क्वेश्चन है, हर बुक में दिया हुआ है, इसको रट जाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग वैदिक काल के संदर्भ में नहीं हुई इतना विचार कीजिए, तो उत्तर वैदिक काल में ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, ऋग वैदिक काल में पूछ रहा है तो बताना है। पहला है आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। राजा के पास कोई नियमित सेना नहीं थी। नियोग और विधवा विवाह का अस्तित्व था, तो बताइए कौन सा सही है। तो आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि नहीं था, पशुचारण था या पशुपालन था, तो पहला गलत हो जाएगा। राजा के पास कोई नियमित सेना नहीं थी, ये बात सही है। नियोग और विधवा विवाह के अस्तित्व में था, तो ये भी सही है, नियोग प्रथा थी। तो 2-3 सही है, बी आंसर सही है इसका। नियोग प्रथा जानते हैं क्या होता है। नियोग प्रथा वो होता है कि जब हस्बैंड से जब बच्चा पैदा नहीं होता है तो देवर से भी बच्चा पैदा करने का प्रावधान था उस समय पे, वो लीगल माना जाता था, तो वो नियोग प्रथा थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्यकालीन निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है, तो पश्चिमी तट के बारे में पूछ रहा है ये। तो मुजिरिस, पुहार, अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति, तो ये चारों सबसे इंपॉर्टेंट ये बंदरगाह हैं, इनको किसी न किसी एग्जाम में पूछता है, तो आप इसको याद रखिए और इसको मैप में देख लीजिए कि कौन कहाँ पे है। हम मैप की एक क्लास करवाएंगे जिसमें हम प्राचीन जो बंदरगाह थे उनसे लेके और आधुनिक बंदरगाह तक का सब बताएंगे, तो इसी चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगी 2-3 दिनों में। तो चलिए 38वें का ए है, पश्चिमी घाट में मुजिरिस था, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच में जो व्यापार करने में आसानी होती थी मुजरिस से। चलिए ए आंसर सही है इसका 38वें का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में अग्रहार पद का प्रयोग निम्नलिखित से किस संदर्भ में किया जाता था, तो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, कर वसूली वाला अधिकारी, साम्राज्य की एक इकाई, मंदिर वास्तुकला का एक प्रकार। तो डी तो सबसे पहले निकाल दीजिए। मंदिर वास्तुकला का प्रकार में द्रविड़ शैली थी, बेसर शैली थी और नागर शैली थी, तो वो ये तो नहीं है, तो ये ए सही है इसका कि ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40वां क्वेश्चन कि नीचे दिए गए कथन एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो इसके बारे में बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों से कांसे के औजार बहुतायत में मिले हैं, तो ये है। हड़प्पा सभ्यता के लोग को तांबा और टिन स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था, तो इसमें बताइए हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कांसे के औजार बहुतायत में मिले हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, ये बात सही है। कांसे से लोग प्रचलित थे, टिन से भी प्रचलित थे और तांबे से भी प्रचलित थे, मगर स्थानीय रूप से उपलब्ध न होने के कारण बहुतायत में औजार नहीं मिले हैं, तो पहला इसका ए गलत हो गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा टिन स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थे। कहा जाता है कि जो तांबा था शायद राजस्थान से एक खितड़ी से मंगाया जाता था और टिन जो था अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, इस तरह का मतलब वैज्ञानिकों के विचार है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये गलत है किंतु आर सही है। ये इसलिए गलत है कि बहुतायत में पत्थरों के औजार मिले हैं, कांसे के औजार नहीं मिले हैं, मगर कांसा प्रचलित था, कांसे का बर्तन बनता था, मूर्तियाँ बनती थी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से कार्य 18वीं सदी के राजपूत शासक सवाई राजा जयसिंह के संबंध में सही है? 18वीं सदी के कहने का मतलब ये है कि 100 वर्ष कम। तो जब किसी भी सदी की बात की जाती है तो 18वीं हो, 19वीं हो, 20वीं हो, 21वीं हो, तो एक 100 वर्ष कम करके उसको हम गिनते हैं। तो 18वीं सदी बोला जाएगा तो इसका मतलब है कि 1700 ईस्वी जब जो चल रही है उसके बारे में बात कर रहा है। 1701, 1702, 1703 इस तरह की बात कही जा रही है। तो 1700 के आसपास के 1700 और 1800 के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई थी उसके बारे में पूछ रहा है। और ये सवाई राजा जय सिंह के संबंध में पूछा है कि क्या सही है। 41वें नंबर क्वेश्चन है, इसको बताइए कौन सा सही है। तो इन्होंने क्या किया था? अजमेर शहर की स्थापना की थी, खगोल वेधशाला का निर्माण किया था, बालिकाओं के विवाह की आयु में वृद्धि की थी, यूक्लिड की कृतियों का संस्कृत में अनुवाद किया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सवाई जय सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण राजा थे, राजपूत शासक थे आमेर के। तो इन्होंने अजमेर शहर की स्थापना नहीं की थी, इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। अजमेर चौहान वंश के शासकों ने अजमेर की स्थापना की थी, तो पहला इसका गलत है। इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। खगोल वेधशाला का निर्माण किया था, ये सही है, ये बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। और तीसरा है बालिकाओं के विवाह की आयु में वृद्धि, ये समाज सुधारक थे, आय में वृद्धि नहीं किए थे। ये जो बालिकाओं के शादी में जो अत्यधिक व्यय किया जाता था, व्यय में कटौती के लिए प्रावधान किया था इन्होंने, बहुत ज़्यादा खर्च करने को पर रोक लगा दी थी इन्होंने। और यूक्लिड की कृतियों का संस्कृत में अनुवाद किया था, तो ये बात सही है। उन्होंने यूक्लिड की रेखागणित के तत्व और त्रिकोणमिति का उनको संस्कृत में अनुवाद करवाया था, तो पहला गलत है इसका। बालिकाओं का विवाह नहीं, बालिकाओं की शादी में खर्च के लिए तीसरा गलत है। तो 2, 4 इसका सही है, तो बी आंसर इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका चारों ऑप्शन में से किसी एक को भी पूछा जा सकता है। इन्होंने जयपुर की स्थापना की थी, वेधशाला का निर्माण करवाया था, बालिकाओं के विवाह में जो खर्चा होता था उसमें कमी करवाए थे, और यूक्लिड की कृतियों का इन्होंने संस्कृत में अनुवाद करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। युद्ध और संधि के बारे में बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है, 42वें नंबर का क्वेश्चन। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ था, बताइए। और दूसरा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में बेसिन की संधि हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि हुई थी। और प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्स लाभ सैपल की संधि हुई थी। तो कौन सा सही नहीं है, बताइए। तो चलिए देख लेते हैं इसका। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि, ये सही है। द्वितीय आंग्ल मराठा में बेसिन की संधि, ये भी ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि नहीं हुई थी, मद्रास की संधि हुई थी, याद रखिएगा, मद्रास की संधि हुई थी, तो ये गलत है, सी गलत है इसका। प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्स लाभ सैपल की संधि हुई थी, एक्स लाभ सैपल विदेश में संधि हुई थी, तो इसका आंसर सी होगा। यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मैंगलोर की संधि नहीं थी, मद्रास की संधि हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई थी? तो ये चार्टर एक्ट 1813 में किया गया था। 43वें का बी होगा। 13 में ब्रिटिश नागरिकों को भी भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई थी, चाय और चीनी को छोड़ के, और सारे एरिया में व्यापार कर सकते थे सब आम नागरिक भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डलहौजी की राज्य अधिग्रहण नीति के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए निम्नलिखित राज्यों का कालानुक्रमान से क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित करना है। तो कूट बताना है कि कौन सा सही है, तो बताइए। सबसे पहले सतारा, सब जानते हैं, 2, फिर से संबलपुर 3, फिर से झांसी, फिर नागपुर, तो 1, फिर 4, तो 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 बी वाला सही आंसर है इसका। ईयर भी पूछ देता है, तो ईयर भी इसको देख के याद कर लीजिएगा। ईयर बता देता हूँ आपको। जो सतारा है 1848, फिर जैतापुर है, जैतपुर और संबल, ये है 1849, बौघाट का है,
1850। उदयपुर, उदयपुर है 1852। और जो है झांसी है 1853। नागपुर 1854 है। 1854 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा व्याख्या हो जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए है, कांग्रेस के नरम और गरम दल फिर से एक हो गए। ठीक है, पहला क्वेश्चन से पहला इसका सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सरकार के समक्ष साझी रणनीति मांगी। तो अगला है सी वाला कि अधिवेशन को सफल बनाने में होम रूल लीग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये बात सही है। पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया, तो यही बात गलत है, अस्वीकार नहीं किया गया। तीनों सही है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक साथ मिलकर आंदोलन चलाने के लिए राजी हो गए। तो दो महत्वपूर्ण घटना इसमें हुई थी कि जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी एकजुट हुए। अब और इन्होंने जब एकजुटता हो गई इनके में, तो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था उसमें अलग से मुसलमानों को जो निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई गई थी। तो उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मान लिया, ये मतलब समझा गया इसका, तभी तो दोनों लोग एक साथ मिलकर आंदोलन करने लगे। तो पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को अस्वीकार नहीं किया, स्वीकार एक तरह से कर लिया गया। तो ये डी वाला गलत है इसका। और अधिवेशन को सफल मतलब कि लखनऊ अधिवेशन में ये सब करने के लिए सबसे होम रूल लीग में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी ये बैठक बुलाने के लिए लखनऊ अधिवेशन वाली। तो डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 गुटों में विभाजन हो गया? तो सभी जानते हैं 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में। क्यों हुआ था ये? बंग भंग विरोधी आंदोलन को पूरे भारत में लागू कराना चाहते थे गरम दल के नेता, मगर नरम दल के नेता नहीं माने। इस वजह से इस पर थोड़ा बहस हो गई, कहा सुनी हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हो गई? अब 19वीं सदी का उत्तरार्ध कहने का मतलब ये हो गया कि 1850 के बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो 47वें क्वेश्चन को बताइए, कहाँ पे स्थापित की गई थी? सबसे पहले बम्बई में स्थापित की गई थी। कपड़े मिल के बारे में बात हो रही है, तो इसका आंसर बी होगा, बॉम्बे में। बम्बई में 1853 में चालू हो गई थी पहली मिल। 19वीं सदी का उत्तरार्ध यही है। और इसको लगाया था कावजी नाना भाई ने, कावसजी नाना भाई ने लगवाया था इसको। और समझ लीजिए कि 1879 तक भारत में सिर्फ 56 सूती मिलें थी, और वही 20 या 22 साल में 1905 में 206 सूती मिलें होंगी। अब सोच लीजिए कितना हाई लेवल पे विकास हुआ था मशीनीकरण का। इसी वजह से हमारे यहाँ का हथकरघा सब नाश हो गया एकदम से। तो बी इसका सही आंसर है। 47वें का अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48वें पे निम्नलिखित कथन विचार कीजिए, कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हैं। दूसरा गलत है, सरोजिनी नायडू नहीं है। भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू हैं। अगर भारतीय महिला पूछ रहा है तो सरोजिनी नायडू हैं, नहीं तो एनी बेसेंट हैं। और वर्ष 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता नेल्ली सेनगुप्त ने नहीं किया था, ये भी गलत है। ये दोनों गलत है, केवल एक सही है इसमें। 48वां का केवल ए सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1936 के जो लखनऊ अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, याद रखिएगा। 49वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पश्चिमोत्तर प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन आरंभ किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार थे। ये आंख मूंद के ऑप्शन मार दीजिए, बी वाला।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था, खान अब्दुल गफ्फार को। निम्नलिखित में से किस रियासत को विलय पत्र के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो बी है 50वें का। सभी जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर सम्मिलित किया गया था। बी है, हरिहर सिंह राजा थे वहाँ के, उन्होंने विलय पत्र दिया था पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर के क्वेश्चन पे। तो खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में बताना है कि क्या सही है। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निकट में विचार करना है। तो इसका नेतृत्व अली बंधुओं द्वारा किया गया, तो बात सही है। कांग्रेस ने आंदोलन का समर्थन किया था, ये भी बात सही है। इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये भी बात सही है। 24 नवंबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया, तो ये बात कहीं ना कहीं गलत है। तो चौथा गलत है, 1 2 3 सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन हैगा सी। और खिलाफत पूछेगा, खिलाफत आंदोलन मतलब दिवस कब मनाया गया, खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। 24 नवंबर को नहीं मनाया गया था, 17 अक्टूबर को मनाया गया था 1919 में खिलाफत दिवस, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्था और उसके संस्थापक के बारे में बताना है, कौन कौन है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता। पूजा सार्वजनिक सभा जस्टिस रनाड़े। और मद्रास महासभा बदरुद्दीन तैयब। बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन एच वीर राघवाचारी। तो बताइए 52 का कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सुमेलित है पूछा है। तो सुमेलित बस एक ही है, पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस रनाड़े ने प्रारंभ किया था, बाकी सब गलत है। इसकी इन सभाओं के बारे में पूछता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा राजीव वैद की किताब से, स्पेक्ट्रम से। अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो किसी भी किताब से आप पढ़ सकते हैं, इसको सब में दिया हुआ है। राष्ट्रीय योजना समिति 53वें नंबर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ये JL नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था 1938 में। तो 1938 में किया गया था, JL नेहरू हैं इसके अध्यक्ष थे, डी में। जो कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, उसी समय इस राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने विधवा विवाह के समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ये इनके बारे में पूछता है, यूपीएससी में पूछा है क्वेश्चन, करसोन दास मलजी के द्वारा। डी है, 54 का डी आंसर होगा। सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन करसोन दास मलजी ने किया था। मिलान करवा सकता है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता से पूर्व की निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 55वें नंबर का क्वेश्चन लगाइए इसको कि जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या, प्लेग कमिश्नर WC रैंड्स की हत्या पूना में, ब्रिटिश राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की हत्या, न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम का हमला। 55 नंबर क्वेश्चन को बताइए। तो इसका सबसे पहले हुआ था प्लेग कमिश्नर रैंड्स की हत्या हुई थी, का प्रयास किया गया था। फिर उसके बाद में चौथा न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम का हमला किया गया था। फिर तीसरा ब्रिटिश राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली की हत्या। फिर जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या की गई थी। तो 55वें का सी आंसर सही होगा। 2 4 3 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था? प्राचीन धर्मों का पुनरुत्थान करना, अस्पृश्यता तथा जाति प्रथा की कठोरता का विरोध करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास करना। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसका ए है कि प्राचीन धर्मों का पुनर्स्थापना करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 56वें का ए आंसर सही है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 57वें, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था, तो बात सही है। इसमें शहरी मध्य वर्ग की स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी रही।
तो ये भी बात सही है। ग्रामीण लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाया, मगर पढ़े लिखे शहरी जो लोग थे वो काफ़ी सक्रिय भागीदारी थी इसमें, तो 97 का सी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि से संबंधित है? तो ब्रिटिशों ने सहयोगी राज्यों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप का वचन दिया था। वाह। सहयोगी राज्यों को भारतीय शासकों से संबंध हेतु गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। और ब्रिटिशों ने सेना के लिए धन चुकाने में असमर्थ राज्यों को भूभाग पर अधिकार कर लिया। भाई इसका तीनों सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वेलेजली की सहायक संधि यही थी कि ब्रिटिशों ने सहयोगी राज्यों में के अंदरूनी मामले अहस्तक्षेप का वचन दिया, फिर धीरे धीरे हस्तक्षेप करते ही थे और बाद में उनको लूट लेते थे। फिर सहयोगी राज्यों को, दूसरा है सहयोगी राज्यों को भारतीय शासकों से संबंध हेतु गवर्नर जनरल की अनुमति होती थी। बता, गवर्नर जनरल से अनुमति लेकर राजा सहयोगी राज्य थे कोई काम करते थे। ब्रिटिशों ने सेना के लिए धन चुकाने में असमर्थ राज्यों की उनकी भूमि का अधिकार कर लिया, भूमि पर अधिकार कर लेते थे। तो 1 2 3 तीनों सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कितने की थी? 59वें का। शाहजानंद सरस्वती हैं। ये भी पूछता है, पहले पूछता था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर ए होगा, शाहजानंद सरस्वती। ये भारतीय हस्तशिल्प के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है। ब्रिटेन द्वारा भारतीय माल पर भारी आयात शुल्क आरोपित करना, ये उत्तरदायी था। पहला सही है। भारतीय हस्तनिर्मित वस्तुओं का विदेशी वस्तुओं की तुलना में महंगा होना, ये भी बात सही है। विदेशी मालों को भारत में मुक्त व्यापार छूट प्रदान करना, ये भी सही है। भारत में वस्त्र उद्योग का तीव्र विकास हुआ, वस्त्र उद्योग का तीव्र विकास में पतन हो गया एकदम से। तो ये डी वाला सही आंसर है इसका, यही उत्तरदायी नहीं है, डी। स्पेक्ट्रम में सही से दिया है, पढ़ लीजिएगा वहाँ से और डिटेल में। अगला क्वेश्चन है 60वां। कर है उसकी प्रकृति है। उस्र गैर मुसलमानों ने लिया जाने वाला भूमि कर कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। खुम्स लूट से प्राप्त खजाने में हिस्सा, जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। उपरोक्त में से कौन सा सुमेलित है? तो बताइए कौन सा सुमेलित है। तो पहला जो है, जो उस्र है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर नहीं था, बाकी तीनों सुमेलित हैं, तो इसका सी सही हो जाएगा। उस्र जो था यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, गैर मुसलमानों से नहीं। तो पहला गलत है इसका। पहला जब गलत है तो इसका 2 3 4 सही है, सी आंसर सही है। याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुम्स जो है लूट से प्राप्त खजानों में हिस्सा होता था, जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर लगता था, जजिया था गैर मुसलमानों के लिए मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा को प्रारंभ किया था? तो बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झरोखा दर्शन का आरंभ किस शासक ने किया था? तो औरंगजेब ने किया था इसको, तो सी आंसर सही है। झरोखा दर्शन ये किले से झरोखे में वर्तमान जो खिड़कियाँ बनती है उसी तरीके का था। वहाँ से प्रजा को दर्शन देते थे ये लोग, जैसे शाहरुख खान आके अपने मन्नत से बाहर लोहे पे चढ़ के हाथ हिलाते हैं, उसी तरीके का कुछ था ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुगलक स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तुगलक स्थापत्य कला के बारे में बताना है। तो इमारतों में अत्यधिक मात्रा में बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया। दूसरा, इमारतों में सजावटी कलाकृतियों का अभाव था। फिरोज तुगलक की इमारतों में सलामी पद्धति का प्रयोग नहीं मिलता है। तो बलुआ पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया था, पहली बात। तो पहला गलत हो गया, तो ये ख़त्म। और इमारतों में सजावटी कलाकृतियों का अभाव था, तो बात सही है। और उसके बाद में फिरोज तुगलक की इमारतों में सलामी पद्धति का प्रयोग नहीं मिलता है, ये भी बात सही है। तो बी सही आंसर है। 63वें का बी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नयनार संतों के संदर्भ में सही है, बताइए। तो इस पहला है इसका, ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश दिया इन्होंने, बात सही है। जाति प्रथा स्वीकार किया, स्थानीय भाषा का उपयोग किया। तो जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया इन्होंने, अस्वीकारा, तो दूसरा गलत हो गया। 1, 3 सही है इसका सी आंसर सही है। केवल 1 और 3 स्थानीय भाषा का इन्होंने प्रयोग किया और ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश दिया। इस समय जो बौद्ध और जैन धर्म चल रहा था वो समझ लीजिए कि वो क्या था कि अति चरम स्थिति में मोक्ष की प्राप्त कराता था, जैसे कि हिंसा नहीं करना, अहिंसक हो जाना, ये सब चीज़ें। मगर ये आए तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आप भक्ति मार्ग अपनाइए और तपश्चर्या को छोड़िए, भक्ति मार्ग अपना के आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो नयनार संत थे ये शैव थे, शिव के पुजारी थे नयनार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर सी होगा, याद रखिएगा, 64वें का। अगला क्वेश्चन 65वां है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हक़ाइक़ ए हिंद नामक ग्रंथ लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हक़ाइक़ ए हिंद नामक जो ग्रंथ था वो किसने लिखा था। अब्दुल वहीद बेलग्रामी ने लिखा था इसको, इसका सी आंसर सही है। आमिर खुसरो की रचना नहीं है, सभी जानते हैं आमिर खुसरो की रचना। अगर कहीं भी सुना था तो समझ में आ जाता कि नहीं उन्होंने लिखा है, तो सुना ही नहीं है। मलिक मोहम्मद जैसी, इनकी भी ये रचना नहीं है, इनकी भी सब रचना जानते हैं। इब्न ए अरबी, इनका नाम ही नहीं सुने हैं लोग, ढेर लोग, तो इनका भी नाम नहीं सुने थे, मगर इसका ऑप्शन सी है, अब्दुल वहीद बेलग्रामी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमर नायक प्रणाली, 66वां क्वेश्चन। अमर नायक प्रणाली निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की विशेषता थी। तो ये विजयनगर की विशेषता थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर की विशेषता थी, जैसे जमींदार होते थे उसे ही अमर नायक प्रणाली थी। यह एक राजनीतिक में खोज थी, जैसे मान लीजिए जैसे सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली थी, उसी तरीके से ये प्रणाली थी अमर नायक। फिर बाद में जब विजयनगर का पतन हुआ तो नायक, उधर नायकों का मंदिर आपने सुना होगा, दक्षिण भारत में बहुत है। नायक एक तरह का बहुत ही शक्तिशाली पद उभरा विजयनगर के बाद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने सर्वप्रथम हिंदू धर्म ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, डी इसका सही आंसर है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं था, इसका फिरोज शाह तुगलक थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 68वां नंबर क्वेश्चन, सल्तनतकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करके कौन सा सही नहीं है बताना है। अलाउद्दीन खिलजी सैनिक को नगद वेतन देने वाला प्रथम सुल्तान था, बात सही है, पहला तो सही निकला। इसीलिए उसने बाजार पद्धति में बहुत ज़्यादा सुधार किया और बहुत कड़ा दंड देता था उल्लंघन होने पे, तो पहला सही है। गयासुद्दीन तुगलक ने वंशानुगतता के साथ ही योग्यता को भी अधिकारियों को नियुक्त करने का आधार बनाया, तो ये भी सही है। फिरोज तुगलक ने चोरी एवं अन्य अपराधों के लिए अमानवीय दंड पर रोक लगा दी, ये भी बात सही है। बलबन ने उलेमा वर्ग पर नियंत्रण के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति कर डाली, ये गलत है। तो ये इसका डी आंसर सही है, यही सुमेलित नहीं है। बलबन ने उलेमा वर्ग पर नियंत्रण करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति नहीं किया था, उसने इक्तेदारों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए इक्तेदारों के लिए किया था। इक्तेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन पे इक्तेदारों पर नियंत्रण करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बाबर को पराजित कर समरकंद पर अधिकार कर लिया था, वो कौन था। शाह इस्माइल था, दौलत खां था, अहमद मिर्जा था, शैबानी खान था। तो ये शैबानी खान था जो बाबर को पराजित करके समरकंद पर आक्रमण कर लिया था, मतलब कि अधिकार कर लिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 70वां नंबर का क्वेश्चन,
तो विभाग दिया हुआ है, उनका दायित्व दिया हुआ है, कौन सा मिलान सही है उसी को बताना है। तो दीवाने रिसालत, दीवाने इंसा, दीवाने आरिज, दीवाने वकूफ़। तो दीवाने रिसालत में है राजकीय पत्राचार, दीवाने इंसा है धार्मिक विषय, दीवाने आरिज है सैन्य कार्य, दीवाने वकूफ़ है न्यायिक कार्य। तो इसमें केवल बी जो है, बी बी आंसर सही है इसका। दीवाने आरिज सैन्य कार्य यही सही है, बाकी सब गलत है। अब दीवाने रिसालत जो था वो धार्मिक मामलों के लिए था, ये धार्मिक मामलों के लिए था। दीवाने इंसा था, ये पत्र व्यवहार के लिए था, पत्र व्यवहार। और अगला क्या है, दीवाने वकूफ़। दीवाने वकूफ़ जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित था। ये खर्च का ब्यौरा रखता था, कितना खर्च हुआ, खर्च व्यय के बारे में जानकारी रखता था। तो ये है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरह का मिलान कराता है। तो अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके किसके मध्य में संपन्न हुई थी? बताइए किसके किसके मध्य हुई थी 71 नंबर की। सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया क्या? कौन सा क्वेश्चन छूटा है? सत्तर नंबर क्वेश्चन हो गया, 71 नंबर, ठीक है। एक पुरंदर की संधि के बारे में देख लेते हैं। पुरंदर की संधि जो हुई थी राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। जो मुगल सेनापति जय सिंह थे उनके बीच और शिवाजी में हुई। बी आंसर सही है, पुरंदर की संधि राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में। और जय सिंह जो थे मुगल सेनापति थे, मुगल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 72 नंबर का, मुगल काल में प्राप्त प्रायः प्रयुक्त होने वाला पद पटोला निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? तो पटोला किससे संदर्भित है बताना है हमको। तो पटोला संबंधित है रेशमी कपड़ा से, सूती वस्त्र से, पारंपरिक पोशाक से, स्वर्ण मुद्रा से। तो इसका ए सही है, ये रेशमी कपड़े से संबंधित है। तो 72 में का ए सही है, ए रेशमी कपड़ा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिरोज शाह बहमन के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। 73वें नंबर क्वेश्चन है, इसने प्रशासन में बड़ी संख्या में हिंदुओं की नियुक्ति की थी। बात सही है। खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने हेतु एक वेधशाला का निर्माण कराया था, ये भी बात सही है। बीदर में मदरसा का निर्माण करवाया था, तो ये गलत है। बीदर में मदरसा का निर्माण कराया जो था वो महमूद गवां द्वारा कराया गया था, तो महमूद गवां था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। महमूद गवां, महमूद गवां द्वारा करवाया गया था, महमूद गवां। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मुगल कालीन कृषि व्यवस्था में प्रयोग होने वाला पोजल शब्द निम्नलिखित से क्या है? पोजल शब्द किससे संबंधित है भैया? प्रत्येक वर्ष 2 फसलों के उत्पादन करने वाली भूमि से संबंधित है, बिना सिंचाई के फसल देने वाली भूमि से संबंधित है, भू राजस्व से छूट प्राप्ति वाली भूमि से संबंधित है, उत्पादकता के आकलन के लिए निर्धारित भूमि से संबंधित है। तो ये एक वर्ष में जो 2 फसल देती थी उस भूमि को पोजल कहते थे। तो ये सही है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह से एक 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 शब्द का मतलब पूछता है बार बार, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पे पूछता ही है, तो याद रखिएगा इसको। पोजल का मतलब प्रत्येक वर्ष में 2 फसल उत्पादन करने वाली भूमि है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने मुस्लिम स्त्रियों के द्वारा पीरों की मज़ारों पर इबादत करने को प्रतिबंधित कर दिया था? तो बताइए कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक था, ऐसा कारनामा करने वाले जो शासक थे फिरोज शाह तुगलक थे। तो डी इसका सही आंसर होगा 75वें का। मन्नत भी कोई नहीं मांग सकता साला, पीर जब पे नहीं, पीर के मज़ारों पे भी नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे शासक थे, ये सब बंद करा देते थे। चलिए अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में अर्थवेद का फारसी में अनुवाद कराया था? तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो बताइए। इब्राहिम सर हिंदी ने करवाया था, फैजी ने करवाया था, राजा टोडरमल ने करवाया था, और अबुल फजल ने करवाया था। किसने करवाया था? तो पहला जो सही है इसका, इब्राहिम सर हिंदी ने इसे करवाया था, अर्थवेद का फारसी में अनुवाद। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सूबे मुगल शासक अकबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे? कौन से सूबे सम्मिलित थे? हुइस, मुल्तान, बीजापुर, काबुल, गोलकुंडा। तो मुल्तान तो शामिल था, पहला सही है।
और बीजापुर नहीं था, काबुल भी था। तो 1-3 सही है, सी आंसर सही है, 77 का सी सही है। तो अकबर के जो 12 सूबे थे उसमें बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा, गुजरात में विभाजित था। इसमें बीजापुर और गोलकोंडा नहीं थे। देखिए अभी बीजापुर और गोलकोंडा में जैसे औरंगजेब जब था तो वो बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। औरंगजेब जब आया था उसने बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिलाया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि बीजापुर और गोलकुंडा को किस राजा ने अपने शासन के अधीन किया था, तो वो औरंगजेब था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुगल काल में संकलित ग्रंथ जवाबित ए आलमगीरी की विषय वस्तु है? बताइए। राजकीय नियम एवं आदेश, शासन प्रणाली एवं आर्थिक जीवन, राजकीय वैभव, की किंवदंतियों एवं कथाएं, सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताएं। तो सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताएं डी वाला है, मगर इसका आंसर जो है राजकीय नियम एवं आदेश, ये सही है। जवाबित ए आलमगीरी राजकीय नियम एवं आदेश था, मुगल कालीन में संकलित ग्रंथ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहमनी के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को सूफी संत गेसुदराज के संपर्क में रहने के कारण वली या संत कहा जाता था? वो कौन था? तो मोहम्मद शाह प्रथम था, कि फिरोज शाह बहमनी था, अहमद शाह प्रथम था, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय था? कौन था? तो ये अहमद शाह प्रथम था, सी आंसर सही है। अब यहाँ मैंने बुकों के बारे में भी एक वीडियो बनाया है जो मध्यकालीन बुक के बारे में है। तो अब वहाँ के पुस्तक और लेखक को मिलाना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, तो ये ठीक है। तारीख़ रसीदी, अब्बास खां सरवानी, गलत है। अब नेक्स्ट है मुतखब उल तवारिख, अब्दुल कादिर बदायूनी, ये ठीक है। बादशाह अनामा इनायत खान, ये गलत है। तो 1 और 3 सही है, ए सही इसका आंसर है, 1 और 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो वीडियो देख सकते हैं आप, बुक वाली बहुत अच्छी वीडियो है, उसमें उसी वीडियो से ही घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए तब समझ में आ जाएगा। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। दूसरा है स्त्रियों को बौद्ध संघ में स्वेच्छा से प्रवेश करने का अधिकार था। और बौद्ध धर्म में संपूर्ण विश्व को प्राणवान माना गया है। इन तीनों में से बताइए कौन सा सही है? तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था, यही सही है बस, बाकी 2 गलत है। तो पहला ए इसका सही है, ए सही है। इसमें जो महिलाओं के लिए दिया है कि महिला फ्री थी संघ में शामिल होने के, नहीं, जो शादीशुदा महिला थी उनको शामिल होने से पहले उनके पति की जो परमिशन ली जाती थी। और बौद्ध दर्शन में संपूर्ण विश्व को प्राणवान नहीं माना है, वो जैन ने माना है। तो चलिए इसका आंसर केवल 1 सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 82वें नंबर का क्वेश्चन। गुप्त काल में सार्थवाह पद का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? सार्थवाह, तो शहर का व्यापारी, व्यापारियों का संगठन, वणिक संघ का प्रधान, शिल्पियों का प्रधान। तो इसका आंसर सी है, वणिक संघ का प्रधान जो था उसको सार्थवाहक कहते थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल लेकर जाते रहते थे, समूह में ये चलते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन रूप और सुख देने वाली कहा गया है? किस ग्रंथ में कहा गया है इसको? तो इसमें है निम्नलिखित में से किस प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन देने वाली और सुख देने माना गया है? आर्य मंजूश्री मूलकल्प, दूसरा है अंगुत्तर निकाय, तीसरा है विशुद्ध मग्न,
सुत्त निपात, डी इसका सही आंसर है। सुत्त निपात में डी इसका सही आंसर है। सुत्त निपात में कहा गया है गाय को भोजन देने वाली या सुख देने वाली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन। वैदिक कालीन प्रसिद्ध 10 राज युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी पर लड़ा गया था? बताइए, इस तो बहुत बार पूछा गया है कि पुरुषुणी नदी पर लड़ा गया था ये, तो ए सही इसका आंसर है, पुरुषुणी नदी। 84 का ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्यकालीन कला के बारे में बताना है कौन सा सही है। मौर्यकालीन कला के संदर्भ में कौन सा सही है? तो सांचों की सहायता से बड़े पैमाने पर मृण मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो सांचों के निर्माण से किया गया नहीं, सांचों के निर्माण से नहीं किया गया। चट्टानों को काटकर गुफा का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। तो बी इसका सही आंसर है। दूसरा केवल दो सही आंसर है इसका। 85 में का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 86वें नंबर क्वेश्चन पे। सातवाहनों के बारे में बताना है। सातवाहन की प्रशासनिक अधिकारी गौल्मिक निम्नलिखित में से किस दायित्व का निर्वहन करता था? ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन, वन विभाग का प्रधान, उद्योग एवं कारखाने का अध्यक्ष, व्यापारी मार्गों का अध्यक्ष। तो गौलमिल्क जो था वो ये था, ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन देखता था। ये सही आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 86वें नंबर क्वेश्चन हो गया। 87वें पे चलते हैं। तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? कर निर्धारण का अधिकारी कौन था? सन्निधाता, समाहर्ता, प्रतिष्ठित और प्रशास्त। तो समाहर्ता जो था वो कर निर्धारण करता था। तो बी आंसर सही है 87 का। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अशोक द्वारा इसमें कुछ और जोड़ा गया। स्कंदगुप्त भी इसमें लगे थे। 4-5 शासक इसमें अपना अपना योगदान दिए थे। उन शासकों के बारे में पूछता है कौन कौन शासक थे। इसमें रुद्रदान भी सौराष्ट्र में जो सुदर्शन झील थी इसमें कुछ काम करवाया था। बिना बेगार वाला काम शायद वो करवाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो गुप्त काल में कौन से मंदिर का निर्माण हुआ था? तो दशावतार मंदिर देवगढ़, ये सही है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, नहीं ये गलत है। विष्णु मंदिर तिगवा, ये ठीक है। पार्वती मंदिर नचना कुठार, ये भी ठीक है। तो 1, 3, 4 इसका सही आंसर है। तो सी इसका सही आंसर है 89 का। 90 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। इसमें महाजनपद और राजधानी दी हुई है। तो बताइए अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो उसकी चंपा राजधानी थी। तो ए का। तीसरा हो गया मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी जहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो बी का हो गया दूसरा। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। कोसल की राजधानी, तो सी का हो गया चौथा। और वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। तो डी का हो गया पहला। 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 डी आंसर सही है इसका। 3, 2, 4, 1। तो इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है तो उसमें आदमी उलझ जाता है और समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए बाकी क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में नहीं की गई है? तो बताइए कि किस ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में नहीं की गई है। तो गाथा सप्तशती, बृहद कथा, समरादित्य कथा, कथा सरित सागर। तो कथा सरित सागर जो है संस्कृत में है। तो डी आंसर हो गया इसका। जैसे 2400 श्लोक हैं, सोमदेव ने रचना की है इसकी, याद रखेंगे। सोमदेव, इसके हमने बुक और लेखक वाले वीडियो में बताया भी है। सोमदेव ने इसकी रचना की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2400 श्लोक हैं इसमें। कश्मीर के निवासी थे सोमदेव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति की मुहर में निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन नहीं है? तो याद रखिएगा कि किसका नहीं है इसमें। 92 नंबर का समझ लीजिए कि गाय का नहीं है इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाय का नहीं है। गैंडा, हाथी, बाघ सबका है उसमें। गाय
अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया तथा बताया कि उसका भरण पोषण 100 गांवों के राजस्व से होता है? फाहियान, वेनसांग, चांगजू कुआं, मातवान लिंग। तो इसका आंसर होगा बी, आंसर इसका सही है। वेनसांग ने किया था, बताया था ये। अगले क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। प्राचीन भारत में गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। क्या ये बात सही है? तो ये बात सही है, सब सर्वाधिक मुद्राएं सोने की गुप्त शासकों ने चलाई थी। सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने चलाया था स्वर्ण सिक्का। इस काल में सबसे ज़्यादा मतलब ओरिजिनल सिक्का जो चलाया था वो कुषाणों ने चलाया था। इस काल में दीवानी और फौजदारी विधियों का पृथक्करण किया गया। तो सही है। इस तरह क्वेश्चन एक और पीछे भी हमने किया है कि दीवानी और फौजदारी विधियों का पृथक्करण किया गया। शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था, तो ये भी ठीक है। गुप्त काल में जो है शूद्रों की स्थिति में भी सुधार हुआ था, क्योंकि उस समय क्या हुआ कि कृषि का और व्यापार का ज़्यादा विकास हुआ, जिसमें से छोटे लोग भी कृषि जो करते थे, जो इस तरह का कार्य करते थे, वो काफ़ी पैसा पाने लगे। तो उनका पैसा की वजह से उनका स्तर बढ़ गया, तो उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। तो इसका डी आंसर सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे पूछता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 4वीं सदी में उत्तरी कर्नाटक एवं कोंकण क्षेत्र में स्थित कदम्ब वंश का संस्थापक था? 4वीं सदी का मतलब हो गया 300 ईस्वी के आसपास। तो 95 का कौन सा था बताइए कि कदम्ब वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु नहीं था, विष्णुवर्धन नहीं था, दंतीवर्मन नहीं था, तो मयूर शर्मन था। इसका सी आंसर सही होगा। मिलान कराता है, इसका एक वीडियो हम बनाएंगे कि कौन राजा है, उसका संस्थापक कौन है। तो 95 का हो गया सी। अब अगले 96 पे चलते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो इसके 10वें मंडल में किया गया है। डी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत के साथ मध्य एशियाई संपर्क के परिणाम थे? कौन कौन से परिणाम थे? तो सिर, अस्त्राण और बूट का प्रचलन शुरू हो गया, तो बात सही है। छत्र प्रणाली का विकास हुआ, तो ये भी बात सही है। वनस्पति शास्त्र का ज्ञान हो गया, ये गलत है। लगान और जीन का प्रयोग हुआ है, तो ये सही है। तो 1, 2, 4 सही है, तो डी आंसर ठीक है इसका। 97 का डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो सभी जानते हैं कि मखली गोसाल इसके संस्थापक थे, आजीवक के। ये सही है। 99 निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई थी? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये। बताइए। प्रथम बौद्ध संगति में किया गया था, और सबसे लास्ट बौद्ध संगति में अभिधम पिटक की रचना की गई थी। तो ए सही है, प्रथम बौद्ध संगीति, तो ए आंसर सही है इसका 99 का। अब 100वां में चलते हैं। देखिए, पहला वीडियो हमने जो बनाया था उसमें से ही पूछ दिया फिर से दोबारा कि बृहद संहिता किसने लिखा है? कौन सा युग्म सही सुमेलित हैं, बताइए इनको। 100 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक बृहद संहिता बराहमिहिर बताए हैं, ठीक क्वेश्चन। अष्टाध्यायी पाणिनि, ये भी ठीक क्वेश्चन है। सूर्य सिद्धांतिका इनका नहीं है, पतंजलि का नहीं है, गलत है। मृच्छ कटिकम जो है शूद्रक का है, ये भी ठीक है। तो 1, 2, 4 इसका सही है। अब सूर्य सिद्धांत जो भारतीय खगोल शास्त्र से संबंधित था, तो हमने बताया था कि इसकी रचना आर्यभट्ट ने की थी। तो सूर्य सिद्धांत की रचना किए हैं आर्यभट्ट। फिर से याद कर लीजिए एक बार, और वीडियो देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 101 नंबर का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन बसाई आधार पर किया गया। दूसरा है अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई, और कांग्रेस के नेतृत्व में एक वर्किंग कमेटी को सौंपा गया। कांग्रेस की सदस्यता का शुल्क को घटाकर 25 पैसे कर दिया गया। तो इसका बताइए 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 कौन सा सही है? तो पहला इसका सही है,
प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन भाषाई आधार पर किया गया, दूसरा गलत है। तीसरा क्या है, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी, गलत है। कांग्रेस नेतृत्व एक वर्किंग कमेटी को सौंपा गया, भी ठीक है। और कांग्रेस की सदस्यता का शुल्क को घटाकर 25 पैसा कर दिया ताकि आम लोग भी जुड़ सकें इसमें, इसलिए कम किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दो गलत है इसमें, तो बी आंसर होगा 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 इसका सही है। तो अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में की गई थी, तो ये बात अलग से याद रखिएगा। 1923 में अखिल भारतीय खादी बोर्ड के काकीनाडा के अधिवेशन में इसकी स्थापना की गई थी। ये पूछ सकता है अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी, याद करने का अच्छा क्वेश्चन है ये। 1923 में काकीनाडा अधिवेशन में किया गया था, काकीनाडा अधिवेशन में पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में तर्क और विवेक के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन हेतु आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था? आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था ईबी स्वामी नायकर ने चलवाया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके बारे में सभी लोग लगभग पढ़े होते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन ईबी रामास्वामी नायर ने चलाया था, नायकर ने। 102 का सी वाला आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रिटिश भारत में नील की कृषि करने वाले कृषकों के उत्पीड़न का सजीव चित्रण नील दर्पण नाटक में किया गया है। इस नाटक के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं कि शरत चंद्र उपाध्याय हैं, वरिंद्र कुमार घोष हैं कि दीनबंधु मित्र हैं? तो बताइए इसके कौन से हैं। तो नील दर्पण का जो लेखक हैं दीनबंधु मित्र हैं। 1860 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1860 ईस्वी में। दीनबंधु मित्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब लोग बंकिम चंद्र चटर्जी सर तीन लग रहा, चारों सही हैं, और इसका दीनबंधु मित्र इसका सही आंसर है, इसको याद रखिएगा। 104 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में घटित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमानुसार लगाना है। झांसी का विलय, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, संथाल विद्रोह, पील विद्रोह। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? 104 का देख लेते हैं। सबसे पहले झांसी विलय कब हुआ था? 1853 के आसपास इसको अधिग्रहण कर लिया गया था। तो झांसी विलय पहला 1853 में पहला सबसे पहले हो गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था वो 1856 में आया था, तो दूसरा हो गया। और संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855 में हो गया था, तो 1856 में हुआ था, 1853 में हुआ था। और जो था हिंदू पुनर्विवाह कब हुआ था? अच्छा सॉरी, यहीं पे लिख लेते हैं, इसमें समझ में नहीं आ रहा इसका। झांसी विलय 1853, ये विधवा जो विवाह हुआ था 1856 में, ये एक्ट आया था। संथाल विद्रोह हो गया था 1855 में। अपील आयोग आ गया था 1857 में। सबसे लास्ट में पील आयोग होगा चौथा, तो ए और बी में सबसे चौथा पीछे है, तो इसका हो जाएगा 1, 3, 2, 4। तो ए नंबर का क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा। तो ए इसका सही आंसर है, 1, 3, 2, 4। तो पहले झांसी का विलय हुआ था, फिर संथाल विद्रोह हो गया था, फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह आया था, फिर पील आयोग आया था। पील आयोग जोनाथन पील ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 105वें नंबर पे, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रमेश चंद्र दत्त ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत दिया था? देखिए सर, अब उनकी दादा बनर्जी की बुक पूछी जाती थी, अब इसने रमेश चंद्र दत्त का पूछ लिए हैं, तो कौन सी बुक है? सॉरी, तो इकोनॉमी द एडवांस एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये डी वाला आंसर सही है इसका, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी बुक थी। इसमें इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, याद रखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछ सकता है। 106 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्ती का प्रणाली से संबंधित है? कौन संबंधित है? 106वें का बताइए कौन संबंधित है? तो जानशोर संबंधित है, जानशोर और कॉर्नवालिस इससे संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा
सी जांसोर। अगले क्वेश्चन 107वें पे चलते हैं। 107वें पढ़ लेते हैं क्या है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1660 में की गई थी, 1662 में, 1664 में, 1668 में। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम 1664 में की गई थी, याद रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के संदर्भ में कदमों पर विचार कीजिए। ये 1909 में आया था मार्ले मिंटो सुधार। तो कौन सा सही है इसमें? तो इसका उद्देश्य नरमपंथी राष्ट्रवादियों को भ्रमित करना था, तो ये बात सही है। उन्हीं को भगाने के लिए ये लाए थे सब। इसके तहत पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ कर दिया गया था, ये भी सही है। इसके अंतर्गत केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की गई थी, ये गलत है। तो इसका आंसर हो गया 1 और 2। ए आंसर सही है इसका। भारत शासन अधिनियम 1919 में केंद्रीय विधायिका को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। इसके तहत एक द्विसदनी विधायिका की भी शुरुआत की गई थी। तो 1919 के अधिनियम में, जिसको हम कौन सा एक्ट कहते हैं उसको, 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहते हैं उसको। तो उसके अंतर्गत द्विसदनी व्यवस्था की गई थी। तो ये वाला गलत है। तो 1, 2, 3 सही है। ए आंसर सही है इसका 108वें का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करने के उद्देश्य से इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसके पूछ सकता है। तो 1900 बेलेजरी के में आया था, लिटन में आया था, कर्जन में और मिंटो में। किस में आया था ये? इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया था भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए, कर्जन के कार्य में आया था। 1904 ईस्वी में आया था सीक्रेट एक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1904 कर्जन, लॉर्ड कर्जन। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं 110वें पे। तो निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कानपुर षड्यंत्र 1924 के तहत मुकदमा नहीं चलाया गया था? तो कौन है? पहला है मुजफ्फर अहमद, इन पे चलाया गया था। श्रीपाद अमृत डांगे, इनको भी चलाया गया था। मानवेंद्र नाथ राय, इनके भी चलाया गया था। ब्रेंडले पे नहीं चलाया गया था, बेन ब्रेंडले पे। तो डी आंसर सही है इसका 110वें का। 111 में चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को दे दिया, तो ये बात बिल्कुल सही है। टीपू बर्बाद हो गया था इसमें। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपये भी दिया था, तो ये भी बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। सी आंसर सही है इसका, सी वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी? बताइए। 111वें का, 112वें का। अठारह सौ 1878 में, 1880 में, 1882 में, 1884 में। तो 1884 इसका आंसर है कि इसमें की गई थी। डी वाला सही है, 1884 में किया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी? तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसकी की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1909, कलकत्ता अधिवेशन 1917, मद्रास अधिवेशन 1927, कलकत्ता अधिवेशन 1933। तो उन्होंने लाहौर अधिवेशन की थी 1909 ईस्वी में। तो ए आंसर सही है इसका। अब नीचे दिए गए कथन ए और उनका कारण के बारे में बताना है, कौन सा सही है। तो ब्रिटिशों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा नीति के अंतर्गत महिला शिक्षा की उपेक्षा की गई। कारण क्या है? ब्रिटिश सरकार रूढ़िवादी भारतीयों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो बहुत चालाक थे ये ब्रिटिश। तो दोनों इसका सही है कि उपेक्षा की गई थी महिलाओं की पढ़ाई की, और रूढ़िवादियों को भड़काना नहीं चाहते थे। तो ये सही है, क्योंकि जब सती प्रथा का अंत के लिए प्रावधान चल रहा था तो उसका लोग विरोध कर रहे थे। तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है। मार देना सही था उनके लिए, मगर जब मार देना उन तक उतार हो जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई की बात क्या करेंगे वो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार में अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध एकेश्वरवाद के पक्ष में महत्वपूर्ण तर्क किए हैं। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस भाषा में है? फारसी में, अंग्रेजी में है, फ्रेंच में है, हिब्रू में है। तो ये फारसी में है, याद रखिएगा। ए
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फारसी में है। अंग्रेजों द्वारा की गई यानदबू की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध का परिणाम थी? तो यानदबू की संधि 1824 से लेके 1885 के बीच में जो बर्मा युद्ध हुआ था उसके लिए है ये। तो ये इसका बी होगा, आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल नेपाल नहीं होगा, आंग्ल अफगान भी नहीं होगा, आंग्ल बर्मा द्वितीय युद्ध नहीं होगा, प्रथम युद्ध में ही यानदबू की संधि हुई थी। तो बी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 117वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित संगठनों में किनकी स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने की थी? तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना इन्होंने की थी, बात सही है। बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, बात सही है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी, ये गलत है। समाज समता संघ की स्थापना भी किए थे, सही है। तो इसका आंसर डी होगा। 1, 2, 4 दोनों सही है, तीनों सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन कि होम रूल वर्ष 1917 में होम रूल आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में निम्नलिखित में से किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था जलियांवाला बाग पे, चिमनलाल सितवाड़, एस सुब्रमण्यम अय्यर चक्रवर्ती को राजगोपालाचारी। तो सी इसका सही है कि एस सुब्रमण्यम अय्यर ने होम रूल के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद नाइटहुड की उपाधि इन्होंने त्याग दिया था। पहले के नेता थे कि ये सब त्याग देते थे, आपका नेता तो दूसरों का छीन लेंगे। निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सेवा सदन का नहीं किया था, बहराम जी मालाबारी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवा सदन का जो बहराम जी मालाबारी ने किया था, NM जोशी नहीं किए थे, वीर संलिग्न पुतलून भी नहीं किए थे, तो मालाबारी ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1919 का बी आंसर सही है। 120वें पे चलते हैं कि वर्ष 1937 के चुनाव के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन प्रांतों में कांग्रेस की मंत्रिमंडल का गठन हुआ था? तो चुनाव के बारे में पूछ दिया 1920। और 120वां नंबर का क्वेश्चन, 1937 के चुनाव के अंतर्गत कहाँ कहाँ कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो उसने बनाया था संयुक्त प्रांत में, पहला संयुक्त प्रांत में, ये सही है। पंजाब में नहीं बना पाए थे, गलत हो गया। उड़ीसा में बनाए थे, ये सही है। और बंगाल में भी नहीं बना पाए थे। 2, 4 तो इसका गलत है। इसका आंसर हो गया 1, 3, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में बनाए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है कि हुमायूं और स्थापत्य कौन सा सही नहीं है, बताना है। तो हुमायूं दीन पनाह, अकबर बुलंद दरवाज़ा, जहांगीर जामी मस्जिद संभल में, शाहजहां मोती महल। तो इसका जो है जहांगीर है संभल में, उसका निर्माण बाबर ने करवाया था, न कि जहांगीर ने करवाया था। तो ये गलत है, बाबर है। तो इसका आंसर सी होगा। 121वें का आंसर सी होगा। और बाकी सब सुमेलित कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहकर संबोधित करता था? तो चंगेज खां था जो स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था। बहुत कुखार शासक था ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंगेज खां, ई आंसर सही। 122वां का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईश्वर का अभिशाप कौन करके पुकारता था? आरओ में पूछ सकता है, याद रखिए। रेलवे में पूछ सकता है, NTPC वाले एग्जाम में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारतीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था? तो राग दर्पण का आविष्कार, वो क्या आविष्कार नहीं, इसका अनुवाद 123 नंबर क्वेश्चन किसके शासनकाल में किया गया था? तो जलाउद्दीन खिलजी, छोटा सा इनका कार्यकाल था, तो इनके में नहीं किया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा था मगर बुकों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था, जीतने में इंटरेस्ट रखता था। मोहम्मद बिन तुगलक, ये बेचारा परेशान था अपनी नीतियों से। फिरोज शाह तुगलक ही थे। डी आंसर सही है इसका। राग दर्पण का फारसी में अनुवाद फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। ये संगीत पर समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया बुक है, मानक बुक है भारतीयों का, जिसका फारसी में अनुवाद हुआ था। ये पूछ सकता है कि राग दर्पण किससे संबंधित है? तो ये संगीत से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। 124वां को देख लेते हैं। अब मुगल उत्तराधिकार के निम्नलिखित युद्धों को कला
अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देवराई, बहादुरपुर, सामूगढ़ और धर्मत। ये 2-3 बार पूछ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें, तो इसको याद रखिएगा। 124वें का कौन सा सही है? तो सबसे पहले लड़ा गया था सामूगढ़ का युद्ध, समझ लीजिए। सबसे पहले सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था सामूगढ़। डेट होगा इसका, सामूगढ़ का डेट है 29 मई 1658। ठीक। उसके बाद है धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658। धर्मत का 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया था, 1658 में। देवराय का 1659 में, और 1658 में लड़ा गया था बहादुरपुर का युद्ध। तो इसका कौन सुमेलित है? बहादुरपुर का युद्ध जो था ये लड़ा गया था 24 फरवरी 1658 में, फरवरी में ही लड़ लिया गया था। और जो देवराय का युद्ध था 1659 में लड़ा गया था। सबसे लेट में देवराय का युद्ध लड़ा गया था, याद रखिएगा। सबसे पहले बहादुरपुर, तो सबसे पहला देवराय का युद्ध लड़ा गया था। सबसे लास्ट में देवराई होगा, तो ए होगा, ए वाला, डी वाला सबसे लास्ट में होगा। देवराय सबसे लास्ट में, एक ही में है, तो डी आंसर सही है इसका। सबसे पहले बहादुरपुर हुआ था, फिर धर्मत हुआ था, फिर सामूगढ़, फिर देवराई। तो इसका आंसर होगा डी। याद रखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है यूपीपीसीएस में, ये पूछ भी सकता है आगे। याद रखिएगा, रिपीट करने में माहिर है ये सब क्वेश्चन यूपीपीसीएस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल काल में प्रचलित इजारा व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? इजारा व्यवस्था किससे संबंधित थी भैया? तो ये राजस्व ठेकेदारी प्रथा, राजस्व ठेकेदारी प्रथा थी, बटाई पद्धति थी, कृषि ऋण था, मुक्त व्यापार था। तो ये राजस्व से संबंधित इजारा व्यवस्था थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 125वें का ए, राजस्व व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से प्रभावित होकर अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दे दी थी? तो गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास के समकालीन था ये, तो गुरु रामदास है इसका। गुरु अर्जुन देव, तो गुरु रामदास है, सी आंसर सही है इसका, 126वें का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 127 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत में गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि था? दरबारी कवि कौन था? 127वें का उदयराज, विजयराज, गंगाधर माधव। तो ये उदयराज थे, ए सही आंसर है। 127वें का उदयराज थे। उदयराज जो थे गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि थे। 128वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य। तो ए है इसका आंसर, रामानुजाचार्य को माना जाता है। अकबर कालीन पांडुलिपि रजनामा में निम्नलिखित में से किसके चित्र मिलते हैं? बसावन के, दसवंत के, दौलत के, बिंदास के, बिशनदास के, किसके मिलते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें बिशनदास के, रजनामा में बिशनदास ने चित्र बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 129वें का डी, बिशनदास ने बनाया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। रजनामा में याद रखिएगा, पूछता है अकबर कालीन पांडुलिपि या रजनामा, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे उसकी असीम उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था? लाख बख्श किसे कहा गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शब्द और संदर्भ, बिल्लाल, भूस्वामी। कौन सा सुमेलित नहीं, ये बताना है हमको। ऊंडवार, हलवाहा, कैडेसियार, भूमिहीन मजदूर, एनियर, चराई करने वाले, चारपाई बनाने वाले को कहा जाता था। तो कौन से 131 में कौन सा है भाई? तो ये डी इसका सुमेलित नहीं है।
बेल्लाल बेल्लाल भूस्वामी थे। उणवार जो हलवाहा थे। और कैडेसियार जो थे वो भूमिहीन मजदूर थे। तो डी इसका सुमेलित नहीं है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है? संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख कौन सा है, ये पूछता है। सबसे पहला अभिलेख कौन सा है? तो खारवाल का हाथी गुम्फा अभिलेख नहीं। रुद्रदान का जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। तो रुद्रदान का जूनागढ़ अभिलेख जो है विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा प्रथम अभिलेख है, याद रखिएगा। बी आंसर सही है इसका। 133वें पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस चेर शासक को लाल चेर की उपाधि दी जाती है? तो लाल चेर की उपाधि दी जाती है सेनगुट्टवन को। सी आंसर सही है इसका। इसको याद रखिएगा, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सेनगुट्टवन को कहा जाता है कि लाल चेर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संगमकालीन ग्रंथ तिरुकुरल की विषय वस्तु है? तिरुकुरल की विषय वस्तु क्या है? संगमकालीन ग्रंथ है जो तिरुकुरल, उसकी विषय वस्तु क्या है? तो दार्शनिक विचार एवं सूक्तियाँ, व्याकरण एवं अलंकार शास्त्र, सामाजिक एवं व्यावसायिक वर्गों के लिए आचार नियम, वीर पुरुषों की कीर्ति। तो इसका 134वें का ए आंसर सही है। दार्शनिक एवं विचार की सूक्तियाँ हैं, विचार एवं सूक्तियाँ हैं, तो ए आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आदि पुराण के लेखक जिसने जिनसेन आदि पुराण के लेखक जिनसेन निम्नलिखित में से किसकी राज्यसभा में निवास करते थे? तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा कि किनकी सभा में थे ये अमोघ वर्ग के सभा में रहते थे। तो डी आंसर सही है। 135वें का डी इंपॉर्टेंट है, अमोघ वर्ष। याद रखिएगा, ये राष्ट्रकूट दरबारी में थे, राष्ट्रकूट के शासन में थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? धर्म उपदेश के लिए पाली भाषा का यूज किया गया। पाली भाषा का यूज नहीं किया था इन्होंने, ये ध्यान दीजिएगा। किसी व्यक्ति के उच्च या निम्न कुल में जन्म का आधार पुनर्जन्म के कर्म को माना गया था। तो ये बात सही है, तो ये ठीक है। कृषि कार्य की वर्जना थी, ये भी बात सही है। तो 2, 3 इसका सही आंसर है। बी आंसर सही है इसका। तो धर्म उपदेश के लिए प्राकृत भाषा का यूज करते थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो महास्थान में। तो महास्थान में नहीं मिलती है, इसमें मिलता है आकाल के बारे में जानकारी मिलती है। कौशाम्बी अभिलेख, रुमदम देई अभिलेख, सारनाथ अभिलेख। तो रुमिम देई अभिलेख में मिलता है मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था का। सी आंसर सही है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक ने वीणा वादन प्रकार के सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। इनमें से कौन है? इस तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी जानते होंगे कि समुद्रगुप्त हैं। बी सही आंसर है। 139वें में चलते हैं। सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक निम्नलिखित से कौन है? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक कौन है? पांडुरंग बामन काणे, के.एन. नीलकंठ शास्त्री, के.पी. जायसवाल और डी.डी. कौशाम्बी। तो इसके हैं पांडुरंग बामन काणे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे पूछ भी सकता है, ए आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ताम्र पाषाणकालीन पुरास्थल नवदा टोली निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे है? गोदावरी, नर्मदा, घग्गर, प्रवरा। तो ये है नवदा टोली नर्मदा नदी के तट पे है, याद रखिएगा। ये जो है ताम्र पाषाणकालीन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि अंग्रेजी सब संसद की इच्छा है कि भारत अंधकार में रहे, तो संस्कृत शिक्षा से उत्तम कुछ नहीं हो सकता। यदि अंग्रेजी संसद की इच्छा है कि भारत अंधकार में रहे, तो संस्कृत शिक्षा से उत्तम कुछ नहीं हो सकता। उपरोक्त कथन में से किस विद्वान का है? उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? 141वें का। ये राजा राम मोहन ने कहा था, हेनरी विलियम डिजोडी ने नहीं कहा था, केशव चंद्र सेन ने नहीं कहा था, रविंद्र टैगोर ने कहा था, राजा राम मोहन राय ने कहा था।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रिटिश भारत में लड़े गए निम्नलिखित युद्धों को क्रोनोलॉजी व्यवस्था कीजिए, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो लगाइए क्रोनोलॉजी में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। सिख युद्ध हमको लगता है सबसे लास्ट में होते हैं, तो सबसे लास्ट में चौथा होगा। तो देखिए चौथा किसमें सबसे लास्ट में है, तो ए वाले में सबसे लास्ट में है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। अंदाज से मारे हैं हम। अब देख लेते हैं डेट कब कब है। डेट देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का डेट कब है, 1974 से 1954, 1949, 1954 मान लीजिए, 1749, 1749। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1780। शुरुआत का डेट लिख रहा हूँ मैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, 1848 में हुआ था। देखिए 1848 में हुआ था। अब देखिए कितना कितना गैप है इसमें, 49, फिर 80, फिर 803। इसका मतलब 1, 2, 3 सही है इसका। तो 142वें का ए सही है, ए उत्तर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिक सेवा में चयनित युवाओं के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो 143वें का आंसर बताइए। फोर्ट विलियम की स्थापना याद रखने का सबसे आसान तरीका है 1788, 1800, 1802, 1804। तो 1800 ईस्वी में इसकी फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। तो क्रोनोलॉजी जब आए तो इसको याद रखिएगा कि फोर्ट विलियम की स्थापना 1800 में की गई। काम खत्म। अगला क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे, बात तो सही है। ये ब्रिटेन की संसद के सदस्य निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे, ये भी सही है इनका। इनके बारे में तो 1, 2 तो सही है। तीसरा है, इन्हें फारसी भाषा में राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो क्या फारसी भाषा में किया था राष्ट्र गुफ्तार का? ये पूछ सकता है कि किस भाषा में किया गया था। तो राष्ट्र गुफ्तार फारसी में नहीं था, गुजराती में था, याद रखिएगा, ये गुजराती में था। तो ये गलत हो गया। तो 1, 2 सही है, केवल ए सही है इसका आंसर। गुजराती में राष्ट्र गुप्तार जो पत्रिका थी इनकी, वो गुजराती भाषा में थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान असम में जारी एक कनिंघम सर्कुलर का उद्देश्य था? इस तरह के एग्जाम में पूछता है कनिंघम सर्कुलर किससे संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। तो पहला है छात्रों की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों का प्रतिबंधित करना, किसानों को कर अदायगी के लिए बाध्य करना, विदेशी वस्तुओं एवं कपड़ों के बहिष्कार को रोकना, भारतीयों को आत्मरक्षार्थ हथियार रखने के अधिकार से वंचित करना। तो इसका आंसर पहला है, छात्रों की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए कनिंघम सर्कुलर जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने अंजुमाने मोहिबाने वतन का नामक संगठन की स्थापना की थी? अच्छा, 145 वाले में भी देख रहे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ सकता है। कनिंघम सर्कुलर किससे संबंधित है, किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। पूछेगा कि कनिंघम सर्कुलर किस आंदोलन से संबंधित है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंजुमाने मोहिबाने वतन नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो सरदार अजीत सिंह ने की थी, लाला हरदयाल ने की थी, रशीद अहमद गंगोई ने की थी, सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो ये उर्दू जैसे नाम को देखकर ये मत सोचिए कि सर सैयद खान ने की थी। इसके स्थापना सरदार अजीत सिंह ने की थी। ये आंसर सही है। 147वें का आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया था? तो श्री नारायण गुरु, ईवी स्वामी नायकर, के किलप्पन, केपी केशवन मेमन। तो इसका श्री नारायण गुरु ने इसका नारा दिया था। इंपॉर्टेंट थे। ये सही है इसका, ये उत्तर सही है। भारत में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 148वां। भारत में ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनी के मध्य लड़े गए बांडीवास के निर्णायक युद्ध में निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था? तो हेक्टर मुनरो, जनरल आर्कुट, और कौन है, लॉर्ड क्लाइव और आर्थर वेलेस्ली ने किया था। किसने किया था? 1760 में
आरकुट ने किया था, तो बी सही आंसर है इसका। जनरल आयरकुट ने किया था इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 149 पे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में नर बलि की प्रथा को समाप्त किया करने का कानून लाया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नर बलि हार्डिंग के समय में आया था। एल एल एलेन बरो डलहौजी और ऑकलैंड के नहीं, हार्डिंग के समय में आया था। सी आंसर सही है इसका। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो चित्तू पांडे, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, तो सी आंसर सही है इसका। तो 150 क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए। तो चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।